हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्ट्रीट 91 के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज लेकर हाजिर हूँ सेंटेंस चैप के बारे में। मैंने बताना स्टार्ट किया हुआ था और उससे रिलेटेड हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स के बारे में ये सब सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी थी। आज हम थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में आगे कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखना, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता रखा था सेंटेंस के डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको सेंटेंस के डेफिनेशन के बारे में बता रखा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इट इज़ द ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। अर्थपूर्ण शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा सेंटेंस के हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेंटेंस के टाइप्स के साथ साथ हम उन टाइप्स को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्यों वो यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में टुडे वी विल डिस्कस। ओके, सो कम टू द टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, जो सेंटेंस होता है 5 प्रकार का होता है अपने यूजेज में, ठीक है। और जो सबसे पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है अपना असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस कौन सा क्या होता है? देखो, असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले जानो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। और दूसरा इसमें क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें पॉजिटिव बातें की जाती हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नेगेटिव बातें की जाती हैं। नेगेटिव बातें की जाती हैं मतलब इसका मतलब ये है कि ऐसे सेंटेंसेज में नो, नॉट, नेवर, इन सभी वर्ड्स का प्रयोग किया गया हुआ होता है, ठीक है। गॉट इट? चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा होता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज क्या हुआ करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछने का काम किया करते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं? जिनमें हम प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग शब्दों का प्रयोग करते हैं या प्रश्न पूछने का काम किया करते हैं। तो ये 2 प्रकार का हुआ करता है, ठीक है। जो दोनों टाइप्स होते हैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पहले, इसकी डेफिनेशन भी, नहीं तो कुछ लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेज जिनमें प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेज जिनमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, 2 प्रकार का होता है जो अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले वाले को बोलते हैं एस नो टाइप सेंटेंस और दूसरे वाले को बोलते हैं WH वर्ड टाइप सेंटेंस। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? WH वर्ड टाइप सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए, जो अपना पहला वाला यस नो टाइप सेंटेंस है, इसको यस नो टाइप सेंटेंस क्यों बोलते हैं? उनकी पहचान क्या होती है पहले ये समझो। देखिए, पहचान इनकी ये है, सबसे पहले ये पहचान है कि इनकी शुरुआत जो होती है स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। HB का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इनकी जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, ठीक है। और इनका और दूसरा इनका क्या है? ऐसे सेंटेंसेज के लास्ट में क्या लगा होता है? फुल स्टॉप लगा होता है, ठीक है। अब इनको यस नो टाइप क्यों कहते हैं? एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा आर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। क्या आपने कहा? आर यू कमिंग फ्रॉम मार्केट, क्या आप मार्केट से आ रहे हैं? तो अब यहाँ पे आप जवाब के रूप में या तो हाँ कहेंगे या तो ना कहेंगे, ठीक है। और देखिए, ये जो आर लिखी है, आर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है। आर क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है और ऐसे सेंटेंस के जवाब के रूप में हम या तो हाँ कहते हैं या तो ना कहते हैं। इन दोनों के अलावा कोई आंसर नहीं हुआ करता है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं एस नो टाइप सेंटेंस, ठीक है। या फिर जैसे हमने लिख दिया, एक एग्जाम्पल और लिख दिया हमने यहाँ पे, हमने लिख दिया आर यू रेडी, ठीक है।
तो ये जो हमने लिखा आर यू रेडी, अब देखिए आर लिखी है, आर क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही। अब अगर रेडी होंगे तो यस कहेंगे, रेडी नहीं होंगे तो नो कहेंगे। तो देखिए इसके भी आंसर के रूप में हम क्या बोलते हैं, या तो यस कहते हैं या तो नो कहते हैं। क्या बोलते हैं, या तो यस कहते हैं या तो नो बोलते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम यस या नो टाइप का, यस नो टाइप का सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है इतना। एक और देख लीजिए, जैसे हमने कहा डू यू नो अबाउट स्टडी 91। अगर हमने कहा डू यू नो अबाउट स्टडी 91, तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा है डू, ये डू भी क्या लिखी है यहाँ पे, शुरुआत किससे हुई, हेल्पिंग वर्ब से हुई है ना। तो अब अगर आप जानते होंगे स्टडी 91 के बारे में तो आप हाँ कहेंगे, और नहीं जानते होंगे तो क्या कहेंगे, ना कहेंगे। वैसे ना जाने कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप 26 लाख लोगों का भरोसा है हमारे साथ में, ठीक है। तो इसकी भी शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एस नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है WH वर्ड टाइप सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, WH वर्ड टाइप सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए WH वर्ड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, इनकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि स्टार्ट्स विथ WH वर्ड्स, ठीक है। इनकी शुरुआत किससे होती है, WH वर्ड से होती है। अब देखिए WH वर्ड्स क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने लिख दिया, इधर लिख दे रहा हूँ हु, whom, what, why, when, where, how। अब देखिए एक वर्ड हाउ को छोड़ दें तो बाकी जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इधर आपके सामने, जितने भी वर्ड इधर आपके सामने लिखे हैं, सबकी शुरुआत किससे हो रही है, WH से हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम WH वर्ड कहते हैं। कहीं कहीं पे आप क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत WH वर्ड से होती है, और दूसरी जो क्वालिटी है दोनों में कॉमन है कि इसके भी लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। घंटी जो यहाँ पे लटक रही है, इसका प्रयोग यहाँ भी हम किया करते हैं, ठीक है। और इनके जवाब के रूप में हम कभी यस या नो ऐसा कुछ जवाब नहीं देते हैं, यस नो टाइप में हम कुछ दूसरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा आपके सामने, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे वेयर आर, सॉरी, वेयर आर यू गोइंग नाउ, ठीक है। क्या हमने लिखा, वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो देखिए इसकी शुरुआत जो हो रही है किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया व्हेन डिड ही कम, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख दिया। तो देखिए यहाँ भी इसकी शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। तो मतलब वह कब आया था, या फिर वेयर आर यू गोइंग, आप नाउ, अब आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं, दोनों सेंटेंसेस की शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। इसीलिए इनको हम WH वर्ड टाइप सेंटेंस कहा करते हैं। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें इतना क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, और अगला जो अपना टाइप है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। अगला जो अपना टाइप है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। अब ये आज्ञा सूचक वाक्य या इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, पहले इसको देखिए, डेफिनेशन पर लिख देता हूं। तो ऐसे सेंटेंसेज जिनमें ऑर्डर रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, ETC, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, कमांड, ETC को व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस या सजेशन इन सबको व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है,
उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहा करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए तो देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की इंग्लिश में हम इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो इनकी पहचान ये है, सबसे पहला चीज़ ये जानो पहचान में कि स्टार्ट्स विथ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इनकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। एग्जाम्पल जैसे लिख रहा हूँ खुद देखिए आप लोग, जैसे हमने लिखा कम हेयर, हमने लिखा दूसरा गो देयर, हमने लिखा टेक रेस्ट, हमने लिखा प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं, जैसे हमने कहा कम हेयर, कम हेयर में क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही गो देयर, इसमें भी क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। क्लियर है? ऐसे हमने लिखा टेक रेस्ट, इसमें क्या दिया जा रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, एडवाइस को व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे यहाँ पे लिखा प्लीज़ हेल्प मी, इसमें क्या कर रहे हैं? हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन इन सबको व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, आगे सूचक वाक्य। अच्छा, एक करेक्टर उसका जान लीजिए। इसका एक करेक्टर ये होता है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में हुआ करते हैं। ये हमेशा किस टेंस में होते हैं? प्रेजेंट टेंस में होते हैं। कहीं भी कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस लिखा होगा हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। एक करेक्टर और इसका थोड़ा सा देख लीजिए ये प्रेजेंट टेंस में तो होता ही है। देखिए सबसे पहला मैंने आपको ये करेक्टर इसमें बताया था कि इन सब की शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो देखिए ये जो कम लिखा है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो लिखी है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेक लिखा है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ प्लीज़ लिखा है ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखो प्लीज आगे लग गया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, लेकिन ये बस ऐसे ही सपोर्टिंग वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे प्लीज लगा देने से थोड़ा सा भार बढ़ जाता है रिक्वेस्ट करने का। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लीज़ लगा दिया गया है। अच्छा, ऐसे सेंटेंस है जिनमें प्लीज़ वगैरह लगा रहता है तो प्लीज़ सर मैडम इसमें रिक्वेस्ट हम शो करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने बता दिया कि इनकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा मैंने बता दिया कि ये जो होते हैं हमेशा प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तीसरी चीज़ ये जान लीजिए कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इन सब का सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन वो क्या होता है? हिडन होता है। क्या होता है? हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई बच्चा बैठा, हमने कहा स्टैंड अप, तो सामने वाले से ही हमने कहा स्टैंड अप ना, तो जाहिर सी बात अब सामने वही बैठा है तो उसी से खड़ा होने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पे हम जब सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, जान रहा है कि हम ही से कहा जा रहा है, तो इसलिए हम पर्सन को मेंशन नहीं करते, इसलिए यू को हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते। सिंपल ऐसे समझो जैसे कमरे में दो लोग बैठे हुए हैं, एक और घर में या मान लीजिए एक कमरे में दो लोग रहते हैं, उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं रहता, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है ऐसा है कि कल मेरी जेब से 1000 रुपये गायब थे। तो अगला व्यक्ति कहता है कि अच्छा आप हमसे कह रहे हैं क्या? तो फिर वो जो व्यक्ति कह रहा था वो क्या बोलता है कि हम दोनों के अलावा यहाँ कोई दूसरा भी बैठा है। तो जाहिर सी बात है वो सामने वाले से ही कह रहा होता है। वैसे ही इसमें भी जो हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस देते हैं सामने वाले को दे रहे होते हैं, इसलिए ऐसे सेंटेंसेज में यू सब्जेक्ट के रूप में छिपा हुआ होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसेज को हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोला करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेज के बारे में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? इच्छा सूचक वाक्य बोला करते हैं। अब इच्छा सूचक वाक्य जाहिर सी बात है इच्छा करने की वो ही सूचित करेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन आप पहले समझ लीजिए कि ऐसे सेंटेंसेज जिनमें प्रे, ब्लेस, कर्स या फिर विश, इन सबको व्यक्त किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस है जिनमें प्रे मतलब
प्रार्थना करना, ब्लेस आशीर्वाद देना, कर्स किसी को श्राप देना, विश किसी के लिए कुछ इच्छा रखना, ठीक है, तो या किसी को कुछ विश करना। तो इन सब को जिन सेंटेंसेज में हम एक्सप्रेस करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छावाची वाक्य कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके पहचान के बारे में देख लो। तो इनकी पहचान सबसे पहला ये है कि ऐसे सेंटेंसेज की शुरुआत क्या होती है, मे से होती है। ऐसे सेंटेंसेज की शुरुआत किससे होती है, मे से होती है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तो लंबे समय तक जियो, ठीक है। तो देखिए इसकी शुरुआत किससे हुई है, मे से हुई है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं किसी को, मतलब आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला हम लोग देखेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज के बारे में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम सडन फीलिंग को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, सडन फीलिंग को दिखाते हैं। अब सडन फीलिंग में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आप वंडर को दिखा रहे हैं, ठीक है, सरप्राइज को दिखा रहे हैं, सॉरो को दिखा रहे हैं, दुख को दिखा रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए अचानक से आप हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम इन सबको व्यक्त करते हैं या जिसमें सडन फीलिंग को हम व्यक्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि ऐसे सेंटेंसेज के लास्ट में क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया हुआ है, जैसे हमने लिखा कि हुर्रा, और आगे हमने लिखा वी हैव वोन द मैच। क्या हमने लिखा, वी हैव वोन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत चुके हैं। अगला हमने लिख दिया ओ आई एम रूइंड, ठीक है, मैं बर्बाद हो गया। तो देखिए ये जो हुर्रा वर्ड लिखा है, ओ वर्ड लिखा है, ये आप कब बोलते हैं, ये तभी आप बोलते हैं जब आपको, जैसे हुर्रा हमने कब बोला, जब अचानक से आपको बहुत खुशी हुई, आप मैच जीत गए, तो आपके मुंह से निकलता है हुर्रा। या आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको चोट लगी, तब आपके मुंह से क्या निकलता है, ओह। या कोई अचानक से आपको दुख हुआ या किसी चीज़ से, तब आप बोलते हो ओह, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, ये सारे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसके कैसे वर्ड हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड हैं। और ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम इन सबको व्यक्त करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस है जिनमें हम इन सबको व्यक्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोला करते हैं। क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आज से आप, अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो आप देख के उसको पहचान सकेंगे और उसको आप बता सकेंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको मैं आपको यहाँ पहले इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे अभी नरेशन पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर ये क्या नाम है, क्वेश्चन टैग वगैरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो उन सब में इन सब का प्रॉपर यूज हुआ करता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके काम की चीज़ नहीं थी, ये आपके काम की है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लेटर्स को, ठीक है। किसको हम यहाँ पे देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि लेटर्स कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वोवेल और दूसरा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। वोवेल को हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, और कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। वोवेल कौन कौन से होते हैं, 5 टोटल होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब टोटल 26 होते हैं, 5 इसमें माइनस हो जाएंगे, तो ये बचेंगे कितने, 21। तो 21 क्या होते हैं, अपने कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि आपके सामने बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू
सॉरी यू नहीं, VWXYZ, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे साउंड्स के बारे में। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कितने वॉबल साउंड हैं, सुपर टेट में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साउंड के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन दैट ट्रेवल्स इन एयर एंड रीचेज द ईयर्स ऑफ लिविंग बीइंग। कोई भी वाइब्रेशन क्या है, वाइब्रेशन जो होती है, झंझनाहट, ठीक है, दैट ट्रेवल्स जो यात्रा करती है, इन एयर हवा में, या हवा में होती है, रीचेज द ईयर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीवों के कान तक जो पहुंचती है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग, मुख्यतः मानव की बात की जा रही है, एंड एनिमल और जानवरों की, इज कॉल्ड साउंड। वो क्या कहलाती है, साउंड कहलाती है। साउंड क्या होती है, एक प्रकार की वाइब्रेशन होती है जो हम लोगों के दिमाग तक पहुंचती है, सारी कान तक पहुंचती है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा स्पीच साउंड, देखिए लिखा हुआ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट डिफ्रेंशिएट वन वर्ड, मतलब एक शब्द फ्रॉम अनदर वर्ड, ठीक है, मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से, इज इन अदर वर्ड्स, ठीक है। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटी जो इकाई होती है ऑफ साउंड, साउंड की, दैट डिफ्रेंशिएट जो अलग करती है, वन वर्ड एक शब्द को, फ्रॉम अनदर दूसरे से, which इज इन अदर वर्ड्स मतलब जो कि दूसरे शब्द में है, कॉल्ड। अब देखिए ये आपसे कभी भी पूछ सकता है, ऐसे लिख देगा कि फोनेम क्या है, और उसके बाद में फोनेम आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। देखो आप लोगों ने फोनेटिक्स का नाम सुना होगा ना, तो यहाँ फोनेम से ही वो क्या बना हुआ है, फोनेटिक्स बना हुआ है। तो इसे हेडिंग डाल सकता है कि फोनेटिक्स क्या है या फोनेम क्या है, और नीचे ऑप्शन बना देगा कि मतलब 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें एक ऑप्शन ऐसा रहेगा कि जो डिफ्रेंशिएट करता है एक शब्द को फ्रॉम अनदर, ठीक है, व्हिच इज इन अदर वर्ड, जो कि दूसरे शब्द में होता है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ है डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स होता है को छोड़कर, ठीक है, या के बावजूद। देखिए आगे लिखा हुआ है देयर बीइंग जस्ट 26 लेटर्स, मतलब 26 लेटर्स अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में होने के बावजूद, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 24 यूनिक साउंड्स। तो टोटल साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं, 44 साउंड होते हैं। आल्सो नोन एज द फिनोनिम्स, क्या लिखा हुआ है, आल्सो नोन एज द फोनेमीज, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोनेमीज बोलते हैं, इनको भी हम फोनेमीज बोलते हैं। आगे लिखा है द 44 साउंड्स हेल्प डिस्टिंग्विश वन वर्ड और मीनिंग फ्रॉम अनदर। ये क्या करते हैं, एक शब्द को दूसरे शब्द से अलग करने का काम करते हैं, या उनमें अंतर बताने का काम वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिखा है इंग्लिश हैज़ 20 वोवेल साउंड, और ये जो 44 साउंड होते हैं, टोटल साउंड होते हैं, इनमें से क्या होते हैं, 20 वोवेल साउंड होते हैं। 20 क्या होते हैं, वोवेल साउंड होते हैं, और बचे जो 24 होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने वोवेल साउंड होते हैं। तो आप सारी चीज़ें याद रखो, 44 टोटल साउंड होते हैं, 20 वोवेल साउंड होते हैं, और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें और होती हैं इसमें, देखिए वोवेल साउंड तो आपको पता है, और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड क्या होती है, दीज आर द साउंड्स व्हिच आर प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जिनको कोई भी ऐसा साउंड जिनको हम बिना किसी बाधा के, ऑब्स्ट्रक्शन की यूज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोवेल साउंड, ठीक है। जैसे आपने बोला ए, क्या बोला है आप, ए, ओ, आई, ठीक है, यू, ठीक। तो देखिए ये जो साउंड्स हैं, ये कैसे साउंड्स हैं, इसमें वोवेल टाइप के साउंड है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कॉन्सोनेंट, दीज आर साउंड्स प्रोनाउंस्ड विद सम काइंड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब जिनमें हम इनकी हेल्प भी लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। तुमने बोला बी, तो बी में देखिए बी बोला, ई का भी हेल्प उसमें आ रहा है ना साउंड, तो ई का भी हेल्प लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ इसको हम क्या बोल देंगे, वोवेल साउंड बोल देंगे, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है डिप्थोंग्स, क्या आता है इसमें, डिप्थोंग्स आता है। अब देखो डिप्थोंग्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वोवेल साउंड गिव अ डिप्थोंग, ठीक है। जब हम 2 वोवेल साउंड को एक साथ में यूज करते हैं, तो वो क्या, उससे जो साउंड निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थोंग बोलते हैं। और ये टोटल 8 होते हैं संख्या में, ये संख्या में टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया या एग्जाम में आ जाए कि डिप्थोंग्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि जब 2 वोवेल मिल के वहाँ पे साउंड करते हैं, तो वो जो साउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्थोंग बोलते हैं, ठीक है। और ये टोटल नंबर कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्लियर।
चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे सेंटेंस के बारे में। डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख रखी थी, इसके अलग अलग पार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो जो सेंटेंस होता है उसके मेन दो पार्ट होते हैं। कोई भी अगर सेंटेंस जो होता है वो मेनली टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसमें सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, जब हम किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान का नाम लेते हैं, जो भी नाम लेते हैं वो सब क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। मतलब कहने की इसका मतलब ये है कि नाउन के बारे में बात कर रहा है। अथवा ये डेफिनेशन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब सेंटेंस की मेन ऑफ से हु से क्वेश्चन किया जाता है तो उसका जो जवाब होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे प्रेडिकेट के बारे में। जब हम किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो वह क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे हमने देखा, देखिए यहाँ पे लिखा राम, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब राम के बारे में हमने क्या बोला, राम रीड्स अ बुक, एक किताब पढ़ता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट, और ये पूरा राम के बारे में बोला गया तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रेडिकेट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, रीड्स अ बुक, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है या फिर प्रेडिकेट कौन सा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट होता है वो उसके दो टाइप्स और यहाँ पे बनाए गए हैं। एक है क्वालिफायर, ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ड होना चाहिए। ये मेन वर्ड या उसी को हम क्या बोलते हैं, हेड वर्ड बोलते हैं। और उसके बाद में उसको हम अलग अलग तीन और भागों में बांटते हैं। डिटर्मिनर में बांटते हैं, एडजेक्टिव के में बांटते हैं और एडजेक्टिव फ्रेज में बांटते हैं, ठीक है। जो सेंटेंस होता है उसको हम तीन और विभागों में सब्जेक्ट होता है उसको तीन अलग और भागों में बांटते हैं, डिटर्मिनर में, एडजेक्टिव में और एडजेक्टिव फ्रेज में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और जो अपना प्रेडिकेट होता है उसको भी हम तीन अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक उसमें होता है वर्ब, एक होता है उसमें ऑब्जेक्ट, और एक क्या होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ये तीनों साथ में आए, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा कमल इज अ डॉक्टर, तो देखिए यहाँ पे कमल हो जाएगा सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब प्रेडिकेट में ये इज जो लिखी है, इज क्या है, यहाँ पे वर्ब लिखी है, और ये जो अ डॉक्टर लिखा है ये अ डॉक्टर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये अ डॉक्टर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको पहले समझो थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी क्या होती है, पूरक। तो ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब ऐसे शब्द या शब्द समूह जो किसी सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे हम यहीं पे लिख दें कि ही इज, तो ही इज लिखा हुआ है, देखिए ये दो शब्द लिखे हुए हैं, ही इज वह है। क्या इसके बारे में कुछ आगे पता है, वह है कौन है, कहाँ है, कुछ पता है, कोई बारे ही के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हमने लिख दिया ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ये अ स्टूडेंट लिखा हुआ है इसके लिखने से क्या हुआ है, सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो गया। अब ये पूरा पूरा सेंटेंस बन गया, ठीक है। ही इज जो लिखा हुआ था ये सेंटेंस नहीं था, लेकिन जो ही इज अ स्टूडेंट लिखा है पूरा पूरा क्या है, सेंटेंस लिखा हुआ है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ था इसके सेंस को कंप्लीट करने काम कौन किया, अ स्टूडेंट किया। तो अ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस सेंटेंस में ये जो ही लिखा हुआ है ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो आगे पूरा पार्ट लिखा है इज से लेकर के और स्टूडेंट तक, इतने पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है इसमें दो चीज़ें हैं, एक इज लिखी है, इज क्या हो जाएगी, वर्ब लिखी है, और दूसरा क्या लिखा, अ स्टूडेंट। अ स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अ स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमने देखा प्रेडिकेट में यहाँ दो चीज़ें, एक इज वर्ब है और अ स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगर हम यहीं पे लिख दें कि गीता परचेज्ड अ बुक, ठीक है। तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, अब सिंपली अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे जो गीता लिखी है क्या है, सब्जेक्ट, और पूरा ये जो परचेज्ड अ बुक गीता के बारे में ही बताया गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं, परचेज जो लिखी है क्या है, वर्ब है, और जो अ बुक लिखी है क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। जो परचेज लिखी है क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, और जो आगे लिखा अ बुक ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेडिकेट में वर्ब और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और दोनों ही प्रेडिकेट के ही पार्ट होंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट कैसे है, तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ हो और अगर सेंटेंस की हम मेन वर्ब से एक क्वेश्चन करते हैं हुम या व्हाट से,
क्या क्वेश्चन करते हैं whom या what से, तो इसका जो रिप्लाई मिलता है, इसका जो जवाब मिलता है वो क्या होता है, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। वो सेंटेंस का क्या होता है, ऑब्जेक्ट। whom का जवाब जो होता है वो कोई पर्सन होता है, और जो what का जवाब होता है वो कोई थिंग्स होती है। जो what का जवाब होता है वो क्या होती है, वो कोई थिंग्स हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैं क्वेश्चन करूँगा परचेज व्हाट, क्या परचेज किया, तो जवाब के रूप में मिलेगा हमको बुक, और बुक क्या है, एक थिंग्स ही है ना, तो इसलिए बुक क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पे बता रहा था कि इसमें जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, या वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इधर क्या लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो पर्सन को बताते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो पर्सन को बताते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो थिंग्स को बताते हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट यहाँ पे रिमाइंड कर रहा हूँ। आगे देखिए, जैसे लिखा है मोहन प्लेज, ठीक है। अब मोहन प्लेज में मोहन क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा, प्लेज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर हेड वर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जिरंड, इन्फिनेटिव, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम लिखते हैं स्विमिंग, जैसे हमने लिख दिया, एग्जाम्पल में लिखा हमने स्विमिंग इज अ, या ऐसे लिख रहा हूँ इधर थोड़ा सा जिससे और अच्छा हो, इसको मैं एक स्लाइड और ले रहा हूँ। हमने लिखा पहला एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ होलसम एक्सरसाइज, ठीक है, क्लियर है इतना। अगला हमने लिखा टू एर इज ह्यूमन। अगला हमने लिखा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है और ये नाउन का काम करती है, तो इसको हम जिरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। अब हालांकि आपको ये भी पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब का काम करती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मेन वर्ब का काम अगर किसी सेंटेंस में कर रही तो इसकी पहचान ये है कि इससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन अगर ये अकेले आ रही तो काम किसका करेगी, जिरंड का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्विमिंग लिखा हुआ है, ये जो स्विमिंग लिखा है, ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो स्विमिंग लिखा है क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट। और ये जो लिखा इज अ होलसम एक्सरसाइज, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा प्रेडिकेट। अब इसमें से इज क्या हो जाएगा, ये इज हो जाएगी वर्ब, और ये जो आ होलसम एक्सरसाइज लिखा हुआ, अगर हम केवल लिख देते स्विमिंग इज, तो क्या कोई अर्थ निकलता, जाहिर सी बात है कोई अर्थ ना निकलता। तो हमने क्या लिखा, स्विमिंग इज अ होलसम एक्सरसाइज, ठीक है। तो अ होलसम एक्सरसाइज सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट किया ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये अ होलसम एक्सरसाइज, ये पूरा पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इज और अ होलसम एक्सरसाइज दोनों ही क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। ध्यान से सुनना। ऐसे यहाँ पे देखिए लिखा एर। अब आप सोच रहे होंगे ई डबल आर एर, क्या ये नया वर्ड आ गया, नहीं डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है एरर, इसको आप लोगों ने सुन रखा, ये नाउन होता है, ठीक है। और ये जो एर होता है ये वर्ब होती है, तो इसका मतलब भी होता है गलती करना। तो ये लिखा टू एर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का स्वभाव है, ठीक है। तो लिखा हुआ टू एर ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इज से लेके ह्यूमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इज से लेके और ह्यूमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। और ये भी काम करता है नाउन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे इन्फिनेटिव आया है, तो वही वहाँ पे लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट का कार्य इन्फिनेटिव भी कर सकता है, नाउन भी कर सकता है, जिरंड भी कर सकता है, प्रोनाउन भी कर सकता है, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे तो सब्जेक्ट का काम करेंगे। अगला देखिए लिखा टू स्विम। अब देखिए टू स्विम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, और गुड फॉर हेल्थ ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा आगे बात करूं, अगर मैं इसी में थोड़ा सा और आगे बात करूं, तो ये हमको पता चलेगा कि ये जो टू स्विम लिखा है ये तो सब्जेक्ट का पार्ट है ही, लेकिन इज से लेकर के और हेल्थ तक ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना सीखेंगे, क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखा सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, एक क्या होता है क्वालिफायर होता है, पहला भाग क्या होता है उसका क्वालिफायर होता है, और जो दूसरा भाग होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड होता है, ठीक है। और हेड वर्ड क्या होता है, मतलब नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर क्वालिफायर आया है तो फिर प्रोनाउन नहीं होगा, केवल नाउन ही होगा, ठीक है। तो देखिए क्वालिफायर क्या होते हैं, जैसे जितने भी आर्टिकल हैं या दिस दैट दीज दोज, ठीक है, दिस दैट लिखा दीज भी होता है, या फिर मेनी हो गया, फ्यू हो गया, ये सब के सब वर्ड क्या होते हैं क्वालिफायर हुआ करते हैं, ठीक है। क्वालिफायर क्या होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन के पहले आते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, जो भी आपको कहना हो कह सकते हो, सबके सारे वर्ड क्या कहलाएंगे क्वालिफायर। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अपना वो किससे मिलके बना हुआ है, क्वालिफायर और हेडवर्ड से। जैसे हमने लिखा दैट मैन लाफ, ठीक है, या हमने लिखा फ्यू बॉयज डांस, तो यहाँ बॉयज क्या है नाउन है, ठीक है, बॉयज क्या है यहाँ पे नाउन है, और नाउन के साथ साथ क्या है HW हमने लिखा, इसका मतलब हेड वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखो डांस्ड क्या है वर्ब है, तो और यहाँ पे फ्यू लिखा है, इससे पहले आया तो ये क्या हो जाएगा क्वालिफायर, इसके लिए हम केवल क्यू लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा इसमें अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे इसमें, तो इसमें पता ये चलेगा कि ये जो फ्यू वर्ड लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, और जो डांस लिखा हुआ है किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऐसे दैट मैन लॉफ लिखा है तो देखो लॉफ वर्ब है, और दैट मैन यहाँ पे लिखा तो दैट मैन इसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन लॉफ किया, कौन हंसा, तो दैट मैन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो और ये जो लॉफ लिखा है ये वर्ब होगा, वर्ब के साथ साथ हम इसको क्या बोलेंगे प्रेडिकेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको प्रेडिकेट भी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैन लिखा है, मैन क्या हो जाएगा मेन वर्ड या हेड वर्ड, और जो दैट लिखा हुआ दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वालिफायर का काम करेगा। क्लियर है। आगे देखिए लिखा है जब हेड वर्ड से पहले एक शब्द हो तो उसे क्वालिफायर कहेंगे, जब दो शब्द हों तो एजेक्टिव शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, तथा एजेक्टिव के पहले प्रयोग होने वाले शब्द को डिटरमिनर कहते हैं। जैसे देखिए लिखा अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, तो देखिए यहाँ पे ये जो लिखा अ ब्लाइंड मैन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉक्स है ये क्या हो जाएगी वर्ब हो जाएगी, लेकिन ये वर्ब के साथ साथ किसका काम करेगी प्रेडिकेट का। तो प्रेडिकेट को तो आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि प्रेडिकेट में वर्ब आता है या वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा, प्रेडिकेट में वर्ब आएगा वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को भी मैंने डिस्कस कर दिया, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन को बताएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स को बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये हिल गया है क्या, ना भाई ऐसा मत लो। चलिए देखते हैं इनको सही करते हैं। रास्ते पर आ रहा है, हमें लगता है एक बार और हो जाना चाहिए, फिर ये बंदा सही होगा। हाँ अब सही हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आ जाइए फिर से टॉपिक पे। अब देखिए लिखा हुआ है अब ब्लाइंड में, लगता है अभी भी सही नहीं हुआ है, अब सही हुआ है शायद, अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं अब प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक दिस इज रेडी, ठीक है। तो देखिए चलिए आ जाइए टॉपिक पे आ जाइए, डिस्कस करते हैं। तो अब ब्लाइंड मैन लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या लिखा वॉक्स, तो वॉक्स वर्ब भी है और इसके साथ साथ प्रेडिकेट भी है। अभी जो मैन लिखा है इसमें क्या हो जाएगा मेन वर्ड हो जाएगा, ठीक है, या इसी को हेड वर्ड बोलेंगे, ठीक है, HW का मतलब हेड वर्ड, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है अब ब्लाइंड, अब ब्लाइंड जो लिखा हो मैन से पहले ब्लाइंड है तो ब्लाइंड क्या हो जाएगा एजेक्टिव हो जाएगा, और एजेक्टिव या इसी को हम क्वालिफायर बोलेंगे। और ये जो आ लिखा हुआ है आ क्या हो जाएगा यहाँ पे डिटरमिनर हो जाएगा, ठीक है। समझो ऐसे, जैसे हमने लिख दिया अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉक्स लिखा है क्या हो गई वर्ब हो गई, मैन क्या हो गया हेड वर्ड हो जाएगा, और ब्लाइंड, ये ब्लाइंड शब्द किसके बारे में मैन के बारे में नाउन के बारे में बता रहा है, मैन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, तो
नाउन के बारे में जो बताता हूँ क्या कहलाता है, एजेक्टिव। लेकिन अब इससे पहले भी एक वर्ड आया, तो ये जो एजेक्टिव है इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिफायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, क्वालिफायर बोलेंगे। और ये जो ए लिखा है ए को हम क्या बोल देंगे, डिटरमिनर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो डिटरमिनर क्या होते हैं। डिटरमिनर भी एजेक्टिव ही हुआ करते हैं, डिटरमिनर भी क्या होते हैं, एजेक्टिव ही हुआ करते हैं। और डिटरमिनर का जो हम यूज करते हैं हमेशा नाउन से पहले किया जाता है। अब नाउन के जस्ट पहले किया जाता है जरूरी नहीं, नाउन के बीच में और डिटरमिनर, नाउन और डिटरमिनर के बीच में भी कुछ वर्ड लिखे हो सकते हैं जिनको हम एजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, क्वालिफायर बोलेंगे। ठीक, या फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि जो डिटरमिनर होते हैं इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे एजेक्टिव है, अब एजेक्टिव में मान लीजिए कि हमने लिखा है गुड, तो गुड को हम चेंज करके बेटर भी लिख सकते हैं और बेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्म चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हमने लिख दिया है द क्या है, डिटरमिनर है। अब द को हम चेंज नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जो डिटरमिनर होते हैं उनकी चेंजिंग नहीं होती है। अच्छा, डिटरमिनर में क्या क्या आता है पहले इसको देख लूँ। देखो मेनी फ्यू वो तो सब आते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिटरमिनर में जितने आर्टिकल हैं, जो आर्टिकल होते हैं मतलब जैसे ए, एन और द, इनको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। ठीक है, अगला हमने लिख दिया जितने भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आते हैं, क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब जो संकेत सूचक होते हैं। जैसे हमने लिख दिया दिस, दैट, दीज और दोज, यही 4 शब्द होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। या जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, या जितने भी क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, 7 शब्द होते हैं टोटल, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इट्स और माई। ठीक है, ये जो 7 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, 7 हो गए, नहीं 2 2 4 1 5, हाँ 2 7 हो गए। ठीक है, ये जो 7 शब्द आपके सामने लिखे हैं इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर भी बोलते हैं। डिटरमिनर के अंतर्गत यही सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड होते हैं, जैसे मेनी फ्यू वगैरह लिखा हुआ था, तो वो भी सब किसी में आ जाएगा, डिटरमिनर में भी, डिटरमिनर में ही हम उनको जोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो ब्लाइंड लिखा है क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव के साथ साथ क्या है, क्वालिफायर है। और ए जो लिखा है ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। आगे देखिए लिखा है द ब्यूटीफुल लेडी सैंग। अब देखिए यहाँ पे जो लेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लेडी शब्द लिखा हुआ है, लेडी शब्द क्या है, हेड वर्ड है। ठीक है, या मेन वर्ड है, नाउन है। और ब्यूटीफुल कौन है, लेडी, तो लेडी के बारे में बताया ब्यूटीफुल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिफायर, क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है, सिंपल क्वालिफाई करने वाले क्वालिफायर। और ये जो द हो जाएगा, द क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगर इसमें, तो देखिए अगला है हमारा एग्जाम्पल। अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। और एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, डिटरमिनर एंड क्वालिफायर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले तथा एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। अब देखो एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है द ओल्ड लेडी इन द गार्डन इज इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद में क्या आती है, वर्ब आती है, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक तो ये हो गया सेंटेंस का टाइप, मतलब स्ट्रक्चर। या फिर ऐसे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, और फिर उसके बाद में वर्ब ऑब्जेक्ट ना के क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दूसरा टाइप ये बनता है, अब कोई तीसरा टाइप तो बनेगा नहीं। तो इसमें से सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही होता है, बाकी यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोलते हैं। ऐसे इसमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पे भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं, और वर्ब पे तो मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी उसके बाद में जो कुछ भी बचता है वो सबका सब पूरा का पूरा पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। लेकिन ये जो सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है द ओल्ड लेडी इन द गार्डन, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेडी लिखा, लेडी क्या है, हेड वर्ड। लेकिन अगर आप पूछोगे कौन लेडी, तो आदमी बताएगा जो गार्डन में है। तो ये जो इन द गार्डन है किसके बारे में बताया गया, लेडी के बारे में। अब अगर लेडी के बारे में एक ही शब्द बताता, लेडी के बारे में एक शब्द अगर बताएगा, तो उस शब्द को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन के बारे में अगर एक ही शब्द बताए, या नाउन की विशेषता को बताने वाला एक ही शब्द हो, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन अगर नाउन की विशेषता बताने वाले एक से अधिक शब्द हों, तो बस उन्हीं को हम एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और जानिए कि एडजेक्टिव का प्रयोग
हमेशा नाउन से पहले किया जाता है और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग नाउन के बाद में किया जाता है। तो देखिए ये जो शब्द इन द गार्डन लिखा है किसके बारे में बता रहा है, ये इसी लेडी के बारे में बता रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। लेडी, यहाँ पे लेडी के बारे में बताया जा रहा है तो हेड वर्ड हो गया। अच्छा लेडी कैसी है, ओल्ड, तो यहाँ पे ओल्ड एक ही शब्द लेडी के बारे में बता रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिफायर, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, और द क्या है अपना, डिटर्मिनर है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का पार्ट जो है ये अपना हो गया अब सब्जेक्ट, और यहाँ पे इज इंटेलिजेंट ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं और यहाँ पे अब बात शुरू हुई है प्रेडिकेट की। तो देखो यहाँ पे राधा लिखा है, राधा प्लेज, ठीक है, तो राधा क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, और प्लेज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आगे देखिए लिखा है माई मदर रीड्स द नॉवेल, क्या लिखा है, माई मदर रीड्स द नॉवेल, तो यहाँ पे जो माई मदर लिखा हुआ है, माई मदर सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा रीड्स नॉवेल, ये देखो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें भी हमने इसको टू टाइप्स में बांट रखा है, एक इसमें एक पार्ट है इसका वर्ब और दूसरा पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। आगे ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का होता है, जैसे हमने लिखा रोहन कॉल्ड मी, तो यहाँ पे देखिए रोहन सब्जेक्ट और ये पूरा कॉल्ड मी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। कॉल्ड क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन जो मी शब्द लिखा हुआ है ये किसी पर्सन के बारे में बताता है। यहाँ पे जो ये मी शब्द लिखा है किसके बारे में बताता है, किसी पर्सन के बारे में बताता है, तो ये यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसी को अगर फार्मूला बनाओगे तो ऐसे कहोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऐसे हमने लिख दिया रोहन ब्रोक द टेबल, अगर ऐसा लिख दिया हमने तो रोहन हो गया सब्जेक्ट और पूरा ब्रोक द टेबल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेडिकेट वाला पार्ट हो जाएगा। ब्रोक क्या है यहाँ पे, वर्ब, और क्या तोड़ा, टेबल को तोड़ा है, तो टेबल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो टेबल शब्द लिखा है ये किसी थिंग्स के बारे में बता रहा है ना, और जो थिंग्स के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला करते हैं, उसको हम क्या बोला करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला करते हैं। तो ये जो द टेबल लिखा है कौन सा पार्ट हो जाएगा, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला पार्ट यहाँ पे वो हो जाएगा। क्लियर, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट तो अपना सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि अगर दे देगा कि सेंटेंस में, जैसे हमने लिख दिया कि मार्च फॉरवर्ड, हमने लिख दिया यहाँ पे मार्च फॉरवर्ड, ठीक है, ये अपना सेंटेंस हो गया। हमने ऑप्शन में ए बनाया असर्टिव सेंटेंस, हमने बी में बनाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने सी में बनाया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और हमने डी में बनाया इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोला हमने, इम्परेटिव सेंटेंस। अब ये चार ऑप्शंस आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे, ठीक है। अब इनको आपको सॉल्व करना है। अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आपने देखा मार्च फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है ना, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो अगर फुल स्टॉप लगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब में इंट्रोगेशन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, तो ये गलत। अच्छा, आगे हम लोगों ने देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हमने बताया कि इसमें ये क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो क्या लगा है इसमें, तो नहीं, एक्सक्लेमेटरी में भी नहीं है। अब बचा हमारे पास इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो बचा हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इम्परेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो यहाँ पे बचा हुआ है, इन दोनों में हमें चेक करना है। अब देखिए इसकी शुरुआत पहली बात तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हुई है। सामान्यतः अगर असर्टिव सेंटेंस होते हैं जिनमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत कर देते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब होती है, तो वो भी इंट्रोगेटिव हो जाती है। तो अपना असर्टिव सेंटेंस भी नहीं, क्योंकि ये दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसमें तो शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है। अगर निगेटिव होता है, सब्जेक्ट आता, फिर हेल्पिंग वर्ब आती, और फिर उसके बाद में नॉट आता, और फिर उसके बाद में मेन वर्ब आती, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता। तो ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर बन रहा है इन दोनों में से, कोई नहीं।
तो बच्चा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हो रही है और इसमें कमांड किया जा रहा है। सामान्यतः ये सब शब्द आर्मी में यूज किए जाते हैं, मतलब मार्च फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। तो इस पे आप टिक करके किस पे करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे, कि एक ऐसे सेंटेंस लिखे हुए हैं, इंपरेटिव सेंटेंस लिखे हुए, ठीक है। तो देखिए मैंने जो लास्ट लेक्चर लिया हुआ था, सॉरी आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में बता दिया है, सेंटेंस के मतलब उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता दिया है। उसके साथ साथ मैंने आपको डेफिनेशन पहले पढ़ा ही रखी है, और उसके साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे आज लेटर्स के बारे में बताया। लेटर्स के साथ साथ मैंने आपको वर्ड्स साउंड्स के बारे में बताया। टोटल कितने साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं, जिनमें से 20 वॉवेल साउंड होते हैं और 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। अब आप वाबल और वाबल साउंड और वाबल में कंफ्यूज मत होना, वाबल अलग होते हैं, वो लेटर का पार्ट है, लेकिन जो ये 20 मैंने बोला ये क्या होते हैं, साउंड का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 20 वॉबल साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। उसके साथ मैंने बात की है डिप्थोंग की, जो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो दो डिफरेंट टाइप के वॉबल साउंड्स को मिलाकर बने होते हैं, ठीक है। तो इन सब की मैंने बात कर ली। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके एग्जाम में पूछा जाता था कि सब्जेक्ट क्या होते हैं उनको पहचानना, या प्रेडिकेट क्या होते हैं उनको पहचानना। प्रेडिकेट के अलग अलग टाइप, अगर क्वालिफायर आपसे पूछ ले तो उसको भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। डिटर्मिनर पूछ ले कि इसमें से डिटर्मिनर कौन सा है, तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर रखी हैं। तो आज का ये जो लेक्चर था ये यहीं तक था, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते लिखते रहिए, एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक्स टू यू।